रात की खामोशी थी। बाहर हवा में सिर्फ दरख्तों के पत्ते हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे वो खुद भी उस रात के होने वाले वाकये से खौफजदा हो। ये 1971 का साल था, जब रॉजर पैरन अपनी बीवी कैरोलिन और अपनी 5 बेटियों के साथ रिहाइश के लिए एक पुराने फार्म हाउस में मुंतकिल हुआ, जिसका नाम था हैरीजविल फार्म हाउसेस, जो अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के एक सुनसान इलाके में वाक़ था। घर देखने में खूबसूरत था, मगर उसके आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। पड़ोसी बहुत दूर दूर रहते थे और मकामी लोग इस घर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे, जैसे उनके चेहरों पर कोई उनका ही दास्तान छुपी हो। पैरन फैमिली ने खुशी खुशी नया घर संभाला। बच्चियां हंसते खेलते कमरे देख रही थीं। कैरोलिन ने बावर्ची खाने में सामान तरतीब दिया और रॉजर अपने नए ख्वाबों के बारे में सोच रहा था। मगर इसी दिन से अजीब बातें शुरू हो गईं। जब वो घर शिफ्ट हो रहे थे तो उनकी सबसे छोटी बेटी अपने कमरे के कोने में किसी से बातें करती देखी गई। रॉजर ने पूछा, कैरेस्टी, किससे बात कर रही हो बेटा? वो बोली, ये मेरा नया दोस्त है, वो दीवार के पीछे रहता है। माँ ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन कुछ लम्हे बाद कैरोलिन को लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चल रहा हो, हालांकि वहां कोई नहीं था। दूसरी रात जब सब सो चुके थे, कैरोलिन ने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, हल्की सी सेटी जैसी आवाज के साथ। उसने सोचा शायद हवा है, मगर खिड़की बंद थी। फिर अचानक नीचे से लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाजें आईं। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज सीढ़ियों के करीब आने लगी। कैरोलिन ने रॉजर को जगाया। दोनों ने नीचे जाकर देखा, कुछ नहीं था, मगर एक कोने में लाइट की छत से लटकती जंजीर हिल रही थी। तीसरे दिन सुबह घर के एक हिस्से से बदबूदार हवा आना शुरू हुई, जैसे सड़ी हुई चीज हो। जब रॉजर ने वो जगह खोली तो वहां एक छोटा सा बंद कमरा निकला, जिसका दरवाजा लकड़ी के तख्तों से बंद था। अंदर कुछ पुराने सामान के डब्बे, टूटी हुई कुर्सियां और एक अजीब सी गुड़िया पड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। कैरोलिन ने कहा, इसे न छेड़ो रॉजर, इसे वहीं रहने दो। रॉजर हंस पड़ा, मगर इसे भी अंदर कुछ गलत महसूस हो रहा था। चंद दिनों बाद कैरोलिन रात को उठी पानी पीने के लिए। वापस लौटी तो उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन रोशनी की मध्यम झलक में एक साया दीवार पर हरकत करता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई औरत लंबे बालों में खड़ी हो। कैरोलिन के हाथ से ग्लास छूट गया और वो पहली बार इस घर से खौफजदा हुई। अब रोज कोई ना कोई वाकया होता, दरवाजे खुद बंद हो जाना, चीजों का अपनी जगह से हट जाना, और सबसे खौफनाक, बेटियों का कहना कि कोई दीवारों के अंदर से उनके नाम पुकार रहा है। एक रात सबने एक ही आवाज सुनी, लीव। ऐसी गहरी भारी आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। यह था शुरुआत का हिस्सा। अभी तो घर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू ही किया था, क्योंकि इसके नीचे दफन था एक पुराना राज, एक औरत की रूह जो कभी यहाँ रहती थी। रातें तवील हो चुकी थीं। पैरन फैमिली के चेहरे पर अब वो हंसी नहीं थी जो घर आते वक्त थी। हर दिन कोई नया वाकया उनके ईमान, बर्दाश्त और अक्ल को आजमा रहा था। कैरोलाइन अब अक्सर थकी थकी रहती, चेहरा जर्द, आंखों के नीचे स्याह दायरे, जैसे वो रातों को सोती ना हो बल्कि किसी चीज के साथ जागती हो। एक सुबह जब कैरोलाइन अपनी सबसे छोटी बेटी को कपड़े पहना रही थी, अचानक उसने खिड़की के पार से महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक धुंधला सा चेहरा नजर आया, एक औरत का जिसकी आंखें खाली और चेहरा झुलसा हुआ था। कैरोलाइन चीख पड़ी। जब रॉजर दौड़ा आया, शीशा साफ था, कोई निशान नहीं, मगर वो सर्द हुआ, ऐसी थी जैसे मौत का सांस। कुछ दिन बाद करीबी शहर की एक बूढ़ी औरत, मेरी हनरी, पैरन फैमिली से मिलने आई। उसने समरेक जुमला कहा, तुमने ये घर खरीद कर बड़ी गलती की है। फिर उसने वो कहानी सुनाई जो दिहाइयों से छुपी हुई थी। ये घर बादशीबा शर्मन नामी औरत का था, जो 1800 की दिहाई में यहाँ रहती थी। कहा जाता है कि वो शैतान की पूजा करती थी। उसने अपने नौजायदा बच्चे को कुर्बान कर दिया था, शैतान को खुश करने के लिए। पड़ोसियों ने उसे दरख्त से लटकता पाया, गले में फंदा, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, मगर मरने से पहले वो चीखी थी, जो भी उस जमीन पर कब्जा करेगा, मैं उसकी रूह भी ले जाऊंगी। अब हालात खौफनाक रुख इख्तियार कर चुके थे। कैरोलाइन को अक्सर लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन जब वो कपड़े सिखाने बाहर गई, तो अचानक उसकी गर्दन पर 3 खराशें नमूदार हो गईं, जैसे किसी ने नोच लिया हो। वो चीखी, मगर वहां कोई ना था, सिर्फ हवा थी और दरख्त के नीचे वही पुराना पत्थर जिस पर मिट्टी में किसी ने कुछ गंदा किया था। बी शर्मन, 1845। बच्चियां अब रात को सोती नहीं थीं,
कभी उनके बेड के नीचे कोई हंसता, कभी दीवारों से सरगोशियां आती। एक रात एंड्रिया, सबसे बड़ी बेटी, जागी तो उसने देखा उसकी छोटी बहन के बेड के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी है, चेहरा स्याह, आंखें खाली और सर पर फंदा लटका हुआ। जब उसने चिल्लाकर लाइट ऑन की, वो गायब थी, मगर बेड शीट पर गीली मिट्टी के निशान रह गए। अब राजर और कैरोलाइन को समझ आ गया कि ये कोई आम घर का मसला नहीं, ये कुछ मावराई है। उन्होंने चर्च से मदद मांगी, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। तब किसी ने उन्हें बताया, एड और लोरीन वॉरेन से राब्ता करो, वो माहिर हैं। ये नाम सुनकर कैरोलाइन की आंखों में उम्मीद की झलक आई, शायद अब कोई उनकी मदद करे। कुछ दिन बाद एक गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और एक संजीदा चेहरे वाला शख्स उतरा, एड वॉरेन। उसके साथ एक पुरसुकून मगर खौफजदा सी औरत थी, लोरेन वॉरेन। उन्होंने घर के अंदर कदम रखा। लोरेन ने जैसे ही दरवाजा पार किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, यहाँ कुछ है, बहुत पुराना, बहुत गुस्से में। एड ने कैमरे, माइक और सेंसर लगाए। रात को उन्होंने आवाजें रिकॉर्ड की। उनमें एक फिक्रा बार बार आ रहा था, उसने मुझसे ये करवाया। लोरिन ने कहा, यह बातशीबा की आवाज है। वो इस घर में जिंदा नहीं, मगर उसका असर खत्म नहीं हुआ और वो कैरोलाइन को अपना जरिया बनाना चाहती है। अगले दिन से कैरोलाइन की हालत बिगड़ने लगी। वो बेवजह चीखती, खुद से बातें करती, कभी कभी घर के खाली कमरों में जाकर किसी को खाने पीने की चीजें देती। एक दिन लोरिन ने उसे देखा, वो बैठकर खाली फर्श को देख रही थी और आहिस्ता से बोली, मेरे बच्चे को मत लो, मैं कर दूंगी जो तुम कहो। लोरिन को यकीन हो गया, बातशीबा अब उस पर कब्जा कर चुकी है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मामला सिर्फ हॉन्टेड हाउस का नहीं रहा, बल्कि एक शैतानी कब्जे का बन गया। रात की तारीकी थी, मगर पेरेंट हाउस की फिजा कुछ और ही थी। दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे, हवा में एक बोझल बदबू और सर्दी थी ऐसी जैसे कब्र के अंदर का माहौल हो। एड और लोरेन वॉरेन अब घर में कयाम कर चुके थे। उनके साथ 2 असिस्टेंट्स, कुछ ऑडियो रिकॉर्डर्स और कैमरों का एक पूरा सेटअप था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। लोरियन ने कहा, अगर हमें बैथशेबा को रोकना है तो हमें इससे बात करनी होगी। कैरोलाइन के शौहर राजर ने मना किया, मैं अपनी बीवी को इस सब में शामिल नहीं होने दूंगा। मगर कैरोलाइन ने कहा, अगर मैंने कुछ न किया तो वो मेरे बच्चों को ले जाएगी। चुनाचे एक मेज लगाई गई, मोमबत्तियां जलाई गईं और सबने हाथों में हाथ डाले। एड ने बाइबल खोली, लोरियन ने आंखें बंद की। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक लाइटें टिमटमाए, हवा का दबाव बढ़ा और एक औरत की कराह सुनाई दी। लोरियन बोली, बैथशेबा, हम जानते हैं तुम यहाँ हो। फिर आवाज आई, गहरी, भारी और इंसानी नहीं, ये मेरा घर है। एक झटके से मेज हिल गई। कैरोलाइन चीख उठी, उसके हाथ से खून बहने लगा और अचानक वो कुर्सी से उठकर हवा में लटकने लगी। एड चलाया, बाइबल पढ़ो अभी। लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। जब वो नीचे गिरी, उसकी आंखें बदल चुकी थीं, सियाह, बेजान, जैसे किसी और की हों। वो चीखी, मगर वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। मैं तुम्हें सबको ले जाऊंगी, जैसे मैंने अपने बच्चे को लिया था। सब पीछे हट गए। लोरियन ने बाइबल उसके सामने रखी और उसने एकदम उल्टी आवाज में चिल्लाकर कहा, ये किताब यहां नहीं चलेगी। कमरा हिलने लगा, लाइट्स बुझ गईं। कैरोलाइन के जिस्म से एक सियाह धुआं सा निकला और दीवार पर एक औरत का चेहरा उभरा, बैथशेबा का। एड ने फैसला किया, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। चर्च ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वो जानता था कि अगर देर की तो कैरोलाइन मर जाएगी। उसने मुकद्दस पानी लिया और पढ़ने लगा, इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। कैरोलाइन तड़पने लगी, उसकी आवाज बदल गई, जैसे उसके अंदर कई रूहें चीख रही हों। दीवारों से चीजें उड़ने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हुईं और ऊपर छत से किसी के दौड़ने की आवाज आई। लोरियन ने आंखें बंद करके कहा, एड, वो सब रूहें एक हो गई हैं, वो हमें नहीं जाने देंगी। एड ने चीख कर कहा, उसका नाम लेकर निकाल दो। बैथशेबा शर्मन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इस जिस्म से निकल जाओ। फिर एक जोरदार चीख गूंजी, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कैरोलाइन के चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर गिरी, सांस तेज। फिर अचानक वो खामोश हो गई। कुछ लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल सुकूत छा गया। लोरियन ने हाथ बढ़ाकर कैरोलाइन की नब्ज चेक की, जिंदा थी।
और पहली बार कई दिनों बाद घर के अंदर वो भारी दबी हुई फजा खत्म हो गई। लेकिन इस लम्हे लोरियन ने दरवाजे के पार देखा और वहां एक साए को जाता हुआ देखा, जैसे कोई अंधेरे में लूट गया हो। एड और लोरियन ने उस घर की सफाई मुकम्मल की, यानी तमाम मुकद्दस अल्फाज और तिलावत के जरिए उसे पाक किया। कैरोलाइन कुछ हफ्तों में बेहतर होने लगी। पेरन फैमिली ने यह घर बेच दिया और किसी नए शहर में चले गए। मगर लोरियन वॉरेन के मुताबिक बैथशिबा की रूह कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ खामोश हो गई है। ये तमाम वाकयात एड एंड लोरेन वॉरेन के केस फाइल्स में मौजूद हैं और पेरन फैमिली के तमाम अफराद ने बाद में ये तस्दीक की कि जो कुछ फिल्म द कॉन्जरिंग में दिखाया गया वो सब कुछ उनकी जिंदगी में हकीकतन हुआ। एंड्रिया पेरन, सबसे बड़ी बेटी, ने बाद में एक किताब लिखी, हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट, जिसमें उसने लिखा, हमें कभी यकीन नहीं था कि शैतान सच में होता है जब तक हमने उसका सामना नहीं किया। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। रात की वो दहशतनाक चीखें, वो लरजती दीवारें, वो मोह मोमबत्तियों की कांपती रोशनी सब खत्म हो चुकी थी। मगर कैरोलाइन के चेहरे पर जो निशान थे वो कभी नहीं मिटे। घर अब पुरसुकून था, मगर वो सुकून ऐसा था जैसे किसी तूफान के बाद समंदर लम्हा भर के लिए ठहर जाए। हाँ, हम बच तो गए, मगर कोई चीज हमारे अंदर रह गई। चंद हफ्ते गुजरे। पेरेंट फैमिली ने फैसला किया कि वो हैरिसविल फार्म हाउस छोड़ देंगे। राजर ने एक पुराना ट्रक खरीदा, सामान बांधा और सब बच्चियों को लेकर घर से निकलने लगा। जब कैरोलाइन ने दरवाजा बंद करने से पहले एक आखिरी नजर डाली तो उसे लगा ऊपर की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। लंबे बाल, सियाह चेहरा, खाली आंखें। बस एक लम्हा और फिर वो गायब। कैरोलाइन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आहिस्ता से बोली, हम जा रहे हैं, अब तुम्हारा नहीं, हमारा वक्त खत्म हुआ। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद एड वॉर्न ने अपने केस फाइल में लिखा, ये रूह एक औरत की थी जिसने खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। इसका जिस्म मर गया मगर इरादा जिंदा रहा। वो अपने घर, अपनी जमीन और अपने गुनाह से बंधी रही। वो किसी को जीने नहीं देती थी क्योंकि वो खुद कभी मर नहीं पाई थी। लोरिन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने बैथशिबा की मौजूदगी महसूस की तो मुझे लगा जैसे हजारों साल का गुस्सा मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा है। वो एक औरत नहीं थी, वो एक अजाब थी। घर छोड़ने के बाद पेरन फैमिली किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। कैरोलाइन की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई, लेकिन वो कभी पहले जैसी नहीं बन सकी। कभी कभार वो रात को अचानक जाग जाती और कहती, वो मुझे देख रही है। इसकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया पेरन ने बाद में इन वाकयात पर 3 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी, हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। इसने इंटरव्यूज में कहा, द कॉन्जरिंग फिल्म में जो दिखाया गया वो सिर्फ आधी हकीकत है। जो हमने देखा वो इंसान की समझ से बाहर था। एड और लोरिन वॉरेन के पास इस केस की दर्जनों ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं, जिनमें आवाजें, सरगोशियां और गैर मरई हरकतें साफ सुनाई देती हैं। लोरेन ने कहा, मैंने हजारों केस देखे मगर पेरन फैमिली वाला केस सबसे ज्यादा भारी था। मैंने वहां सिर्फ एक भटकी हुई रूह नहीं देखी, मैंने वहां जहन्नम की झलक देखी थी। सालों बाद कुछ मुहक्किकीन ने बैथशिबा शर्मन की कब्र तलाश की, जो अब भी रोड आइलैंड में मौजूद है। लोगों का कहना है कि अगर रात को कोई इस कब्र के करीब जाए तो वो एक औरत की मध्यम आवाज सुनता है, ये मेरा घर है। और कुछ ने बताया कि कब्र के आसपास फूल कभी नहीं ठहरते, सुबह लगाए जाएं, रात तक सूख जाते हैं। द कॉन्जरिंग 2013 फिल्म ने इन वाकयात को हॉलीवुड अंदाज में पेश किया, मगर असल पेरन फैमिली और लोरेन वॉरेन ने हमेशा यही कहा, ये सब कुछ हकीकत थी। कुछ चीजें खुदा की तख्लीक नहीं बल्कि शैतान के असर से पैदा होती हैं, अटेंडेंस से पैदा होती हैं, और वो हमेशा रोशनी के खत्म होने का इंतजार करती हैं। कई साल बाद लोरेन वॉरेन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा, जब भी मैं इस केस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो रूह अब भी वहीं है, मगर शायद अब वो सिर्फ इन लोगों को देखती है जो सच जानना चाहते हैं। ये थी द कॉन्जरिंग 2013 पेरन फैमिली की असली कहानी। एक ऐसा वाकया जो 1971 में हुआ, मगर आज भी इसके निशान बाकी हैं। कहते हैं अगर आप हैरिसविल फार्म हाउस जाएं तो रात की सरगोशी सुनाई देगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। हर रूह अपना घर ढूंढती है
और बाज औकात वो तुम्हारे अंदर आकर रह जाती है।